हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। फिर से एक सोलो करने वाले हैं आज हम। शर्ट शायद तुमने ध्यान दिया हो, यहाँ पे अगर अच्छा से ध्यान दो तो लिखा हुआ है आई एम द बॉय हु डिड नॉट साइन। हम सोच रहे हैं ऐसा और भी शर्ट बनाएं ताकि तुम भी अगर चाहो तो परचेज़ कर पाओ। वी आर इवन हैविंग लाइक आई एम द गर्ल हु डिड नॉट साइन। इट्स बेसिकली एन आइडिया टू बी अ पर्सन हु डज नॉट साइन। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आइडिया होगा अनटिल अनलेस तुमने वो बुक पढ़ा हो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करो, बट बेसिक आइडिया ऐसा है कि कई बार हम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं जो बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो बहुत ही डीप मीनिंग है उस बुक में, हम बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर शर्ट को पीछे से देखोगे तो और भी ज़्यादा मस्त है। क्या देख पा रहे हो? हाँ, तो it is one of the quotes from the first chapter. I can bet कि तुमने ये quote पहले कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि this is one of the many unique quotes जो उस बुक में तुम्हें मिलते रहेंगे। और 5 साल लगाए हैं इस बुक लिखने में, बुक को लिखने में। तो क्रिएटिविटी का कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बस लिखना होता तो मैं हर साल एक बुक लिख चुका होता। मतलब एक साल भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो 6 महीने में बुक लिख के फेंक दूँ। लेकिन हर बार तुम लिखते हो तो कुछ नया क्रिएटिविटी आता है, और कुछ जो यूज़लेस है और जो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे कंप्राइज होके ये एक 90,000 वर्ड्स का बुक बना है, जो कि एक स्पेक्टेकुलर जर्नी है। तो बुक रिलीज़ होने वाला है 15 अगस्त को, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। और उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ों को। तुम्हें पता होगा कि मोमेंटम पॉडकास्ट जब भी सोलो होता है तो वी टॉक अ लॉट अबाउट मेंटालिटी, है ना। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, अल्टीमेटली हम घूम फिर के आते हैं मेंटालिटी पे, क्योंकि मेंटालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लाइफ में। और वही डिसाइड करता है अल्टीमेटली तुम क्या करते हो और क्या नहीं कर पाते। तुम्हारा माइंड सेट, ऐसे करने का तो इंसान कुछ भी कर ले, बस उसका माइंड सही ऑर्डर में रहे। तो ये बुक जो है, ये बुक 5 डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। पहला तो इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम, लाइक working as a scientist, what it is like, what is that experience। इवन इफ तुम्हारा एक दुकान हो जो तुम डेली उठ के सुबह खोलते हो और लेट्स से सब्जी बेचते हो, फिर भी यू वांट टू नो व्हाट इज़ दैट लाइफ लाइक, राइट। जिस तरह से तुम एक आर्मी का लाइफ देखते हो, जिस तरह से तुम एक मर्डरर का लाइफ किसी सीरियल किलर बुक में या फिर किसी मर्डर मिस्ट्री में पढ़ते हो, जिस तरह कुछ कुछ तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उस तरह से ये एक एक्सपीरियंस है जो कि कभी भी फोर फ्रंट में नहीं आया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। उसका एक रीज़न है। मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बैठ के ये बुक इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके इसलिए लिख पाया हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम अपना ऑनलाइन चीज़ों से अपना अर्निंग्स बना रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम अपने इस बुक पे इन्वेस्ट कर पाया, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑथर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उनका कोई जॉब रहता है जिसमें वो 8 घंटा 10 घंटा दे रहे हैं, तो किसी तरह से 1 घंटा 2 घंटा अपने बुक पे दे पाते हैं, वो भी बहुत रेयरली। मोस्टली वो वीकेंड में बैठ के लिखते हैं। तुम जैसे राइटर्स जैसे अमीश त्रिपाठी, इन सब के इंटरव्यूज़ या फिर स्पीचेस सुनोगे तो वो यही बोलते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, अमीश ऐसा बोल रहा था कि अमीश सर ऐसा बोल रहे थे कि वो उन्होंने एक ड्राइवर हायर किया था, और उसके बाद वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से वापस आते हुए लिखते थे, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि मैं सुबह उठ सकता था, जिम जा सकता था, उसके बाद 5 घंटा कंटिन्यूस बुक पे इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने लाइफ खुद के टर्म्स पे डिक्टेट कर रहा हूँ। पिछले एटलीस्ट 2019 से 2020 से लेकर अभी तक, मतलब एटलीस्ट 3 साल से, है ना। तो वो एक अपॉर्चुनिटी था, प्लस जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, दैट इज़ वर्किंग इन बोथ बार्क, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड देन सब्सिक्वेंटली वर्किंग इन इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद में ही काफ़ी यूनिक सा जर्नी है। मैंने तो आज तक मैं किसी ऐसे से नहीं मिला हूँ जिन्होंने एक्चुअली दोनों जगह में
गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होल्ड किया है। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाग ट्रेनिंग स्कूल में घुसे, 1-2 महीना में उनका कहीं और हो गया तो ट्रेनिंग स्कूल छोड़ा और चले गए कहीं और, ONGC चले गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज चले गए। जैसे गौरव जोशी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि 2 महीने के अंदर उसका इंटरव्यू हुआ, ये सब हुआ और करते करते उसका हो गया, तो वो पहला क्वार्टर भी उसने कंप्लीट नहीं किया था। एक और मेरा दोस्त था, वो अल्टीमेटली ONGC इसी तरह से चला गया। लेकिन ऐसा काफ़ी रेयर होता है कि BARC ट्रेनिंग स्कूल किसी ने कंप्लीट कर लिया पूरा, डिग्री इन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके जस्ट बाद 2 महीना साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट भी होल्ड किया और छोड़ के फिर उसने साइंटिस्ट पोस्ट पकड़ लिया इसरो में। तो ये तो एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें बुक के थ्रू मिलेगा। दूसरा, it has always been like a objective of mine to show you what it is like to pursue a dream career। और ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बार किया है। पहले तो what this book is all about, the dream career of pursuing to become a scientist at Indian Space Research Organization, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसे बहुत लोग रिलेट कर पाते होंगे यहाँ पे। दूसरा, मैंने ड्रीम परस्यू किया था कि एक गोल, एक पैशनेट करियर परस्यू किया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँ, मैं खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स रन करूँ, मैं खुद का पॉडकास्ट रन करूँ, ये सारे चीज़, खुद का एक ब्रांड बना पाऊँ, वो मैंने परस्यू किया था। और उसके बाद तुम्हें शायद ये उतना अच्छा से नहीं पता हो, बट लेटली जो मेरा मेन पैशन रहा है, जो करियर मैं परस्यू करना चाहता हूँ, वो है राइटिंग की। आई मेक अ लिविंग बाय राइटिंग स्टोरीज़। तो ये मल्टीपल ड्रीम करियर्स को मैंने परस्यू किया, तो ये सब कंप्रेस होके तुम्हें इस जर्नी में दिखेगा, विच यू विल सी इन द बुक कॉल्ड द बॉय हु डिड नॉट साइन। और भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप डायनामिक्स, जो कि ऑलमोस्ट सब कोई अपने लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। बल्कि कभी ना कभी बोलना भी सही नहीं है, हर पॉइंट पे हर इंसान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डायनामिक में स्टक रहता ही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली लाइक ऑब्वियसली पेरेंट का रिलेशनशिप और फ्रेंड्स का रिलेशनशिप तो रहता ही है, बट everybody is always also stuck in a romantic relationship, है कि नहीं? भले वो टॉक्सिक हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग हो, होता ज़रूर कुछ ना कुछ है ना? तो उसके बारे में डिस्कशन है। अब और भी कुछ चीज़ है जो कि मैं अभी इसे पूरा बुक का प्रोमो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस शर्ट में जो लिखा हुआ है पीछे, एंड दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, उसी को उसे मैं कट कर दूंगा तेल डालने की ज़रूरत है। तो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ दिस होल आइडिया, एंड तुम लोग बहुत रिलेट कर पाओगे। बेसिकली जो सुन रहे हैं, शर्ट में लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ ब्यूटी इन द सिंप्लिसिटी ऑफ एडवर्सिटी। अब व्हाट डज दिस मीन? एंड ये आइडिया मेरे दिमाग में तभी आया था जब मैं BARC इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था। और बहुत लोग हैं यहाँ पे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। बट ऑल्सो कई लोग होंगे जो कुछ ऐसा इम्पॉसिबल टास्क करना चाहते हैं, ठीक है? अब व्हाट डू आई मीन बाय इम्पॉसिबल टास्क? इसके लिए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है क्या BAR से इंटरव्यू कितना डिफ़िकल्ट है? अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि उसका सिलेक्शन रेशियो 1:20 होता है। यानी कि हर 20 लोग जिनका इंटरव्यू लिया गया है उनमें से बस एक का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग के लिए ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन तुम अभी समझ नहीं रहे हो, ठीक है? ध्यान से सुनना। अल्टीमेटली वो 20 होने के लिए भी तुम्हें एक कॉम्पिटिशन बीट करना पड़ता है जिसका और भी ज़्यादा रेशियो हाई होता है। इन जनरल 1 लाख to 2 लाख लोग अपीयर करते हैं, उनमें से तुम्हारे करीब 500 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, कभी कभी उससे भी कम। मेरे टाइम पे 300 लोगों को बुलाया जाता है। तो 300 बाई 1 लाख भी अगर कर लो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन रिटन टेस्ट तो फिर भी ठीक है, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैसे निकलता है तुम्हें पता ही है। बट जब ये इंटरव्यू का बात आता है, BARC इंटरव्यू, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, जो साइंटिफिक ऑफिसर पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू होता है,
उसका इंटरव्यू इस पूरे कंट्री में सबसे लंबा टेक्निकल इंटरव्यू होता है, बल्कि तुम ये भी बोल सकते हो कि ये सबसे लंबा इंटरव्यू होता है। बहुत रेयरली तुम कोई इंटरव्यू देखोगे जो एक घंटा से भी ज़्यादा चल रहा है। और ये इंटरव्यू कुछ ऐसा नहीं कि हाँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सारे कुछ भी नहीं होता। अगर BAR से इंटरव्यू में तुम पूछोगे हाँ खाना खाया, कैसा चल रहा है, चलो 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताओ अपना, तो वो सीधा 1 घंटा वो टेक्निकली डिस्कस करते हैं तुमसे। और वो कोई ऐसे वैसे जस्ट इंजीनियर नहीं है ना, these are like the smartest brain of the country, so these are the scientists of the nuclear program of the country। अब ये कैसा क्वेश्चंस पूछेंगे तुम सोच लो। कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, PSUs में भी कोई अगर इंजीनियर काम कर रहा है तो दे आर वेरी मच लाइक टास्क ओरिएंटेड, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, they are research oriented, so you are looking at most of them are like doctors, like PhDs, कभी कभी तो डबल PhDs भी दिख जाते हैं। और पिछले 20 से 30 साल तक उन्होंने हर रोज़ ऑफिस आके बस रिसर्च ही किया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया। तो व्हेन दे सिट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैनॉट बुलशिट योर वे अराउंड। समझ में आया कि तुम कुछ फेक नहीं कर सकते उनके सामने। तुम ऐसा उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन हो नहीं, है ना। या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि तुम्हें कितना पता है, बस ये पॉइंट है। तो अगर तुम ऐसे इंटरव्यू का बात करते हो, तो जब मैं लेट अस से 2017 मार्च में मैंने अगर BARC का रिटन टेस्ट क्रैक किया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर पाऊँ, क्योंकि उसके जस्ट पहले मेरा गेट में परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं। मेरा 1825 रैंक आया था गेट में, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। PSU तो भूल जाओ, 1000 के अंदर ही PSUs बंद हो जाते हैं, बल्कि 500 के ऊपर वालों को चांस नहीं मिलता। 500 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर वालों को, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1825 था। IIT से भी मास्टर्स वास्टर्स कुछ नहीं मिलता। तो मेरा बहुत ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि मोस्ट लाइकली मुझे ड्रॉप लेना होगा और फिर से तैयारी करना होगा, जबकि मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका हूँ। मतलब ग्रेजुएशन मैंने 2016 में किया, अभी 2017 के एग्ज़ाम्स दिए, वो निकला नहीं। उसके जस्ट पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था जनवरी 2017 में, उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। BARC मैंने मार्च में दिया, वो क्लियर हो गया। फिर मैंने ISRO दिया May 7, 2017 में, वो मुझे देख के ही पता चल गया कि ये तो नहीं निकलने वाला। और मेरा इंटरव्यू है BARC का 2017 में। मतलब कि बस एक ही जॉब का मुझे थोड़ा सा चांस लग रहा है कि यही जॉब मुझे मिल सकता है, नहीं तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। यही सिनेरियो। और ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, फिर 2 साल ड्रॉप हो जाएगा, फिर अगले साल निकला कि नहीं निकला किसी को नहीं पता, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे पता नहीं। तो अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि डू और डाई। और जब मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने भी पिछले साल लेटर से BARC में इंटरव्यू में अपीयर किया, या फिर मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में था उसके भी थोड़े सेशंस होते रहते थे गाइडेंस के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे इंटरव्यू करते, सबको यही बोल रहे हैं कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंटरव्यू है। इवन जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा वो गाइडेंस सेशन था, उसने 1 घंटे का सेशन लिया, जिसमें से 30 से 40 मिनट उसने IOCL इंटरव्यू के बारे में बात किया, 10 मिनट उसने ONGC इंटरव्यू के बारे में बात किया, 5 मिनट उसने बकवास किया, और फिर 5 मिनट उसने बोला कि देखो भाई BARC इंटरव्यू तो ऐसा होता है कि वहाँ पे तुम्हें जाना है, सर टेकना है और भगवान को याद करके बोलना है कि मेरा हो जाए और मुझे यहाँ पे 1 साल रहने का मौका मिले। बस इतना ही मुझे आता है। और उसे भी क्या पता वो कौन सा खुद से BARC का इंटरव्यू क्रैक करके आ रहा है। वही बात है कि मतलब ऐसे इंसान को खोजना इतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था जिसने BARC इंटरव्यू क्रैक किया, कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आज तुम वैसे को देख रहे हो जिसने बस BARC नहीं, वहाँ पे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी कंप्लीट किया, साइंटिफिक ऑफिसर का पोजीशन भी होल्ड किया, उसके बाद ISRO भी क्रैक किया। तुम वैसे से डायरेक्टली बात कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे तो वैसे लोग मिथ थे कि मतलब वैसे लोग तो शायद सीधा परियों के साथ ऊपर जहन्नुम में रहते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं था कि तुम किसी से मिल ही लोगे इतना, तो मतलब इतना कनेक्शन कांटेक्ट बहुत मुश्किल होता है। तुम किसी ऐसे से बात करोगे जिसने शायद इंटरव्यू में अपीयरेंस दिया, और फिर मैक्सिमम लोगों का भी देखो 20 लोग दे रहे हैं, उसमें से 19 का रिजेक्शन है, तो वो 19 आके लोग क्या बोलेंगे, भाई इम्पॉसिबल नहीं होगा, होना ही पॉसिबल नहीं है, पता नहीं वो क्या खोज रहे हैं। सबको ये बोलते थे कि इट इज़ लाइक यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसलिए मेरे बुक का पहला चैप्टर भी है कि ऑर्डिनरी इज़ द फादर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो तुम्हें मीनिंग थोड़ा और समझ में आएगा जब तुम पहला चैप्टर ही पढ़ोगे। मतलब यही मैं बोल रहा हूँ, वो बुक का स्टार्टिंग ही इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि तुम्हें लगे कि कितना खतरनाक कुछ बुक है,
उसके बाद तुम्हें समझ में आया कि ओ दूसरा चैप्टर तो पहले चैप्टर से भी स्ट्रांग है, फिर तुम्हें ओ तीसरा चैप्टर तो सेकंड चैप्टर से भी स्ट्रांग है, और वो कभी रुकता ही नहीं है। दैट बुक नेवर कम्स डाउन। जब तुम पढ़ोगे, और ये पॉडकास्ट अगर तुम थोड़ा बाद में सुन रहे हो वो उस बुक आने के बाद, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बुक बस कंटिन्यूसली राइज ही करते जाता है। और कोई भी स्टोरी में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्लॉट करना, कुछ ऐसा प्लॉट जिसमें कभी डाउन्स ही नहीं आ रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि हैप्पीनेस रिलेटिव होता है ना, तो तुम्हारे अगर कभी तुम्हारा डाउन आता है फिर राइज करना बहुत ईजी है, लेकिन वो कंटिन्यूस रैम्पिंग अप वो डिफ़िकल्ट होता है। बट वो बुक ऑटोमेटिकली ऐसा बना है कि उसका हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से बेटर है, बट उसका फर्स्ट चैप्टर भी ऐसा है कि यू विल गेट हुक्ड। बल्कि उसका प्रोलॉग भी ऐसा है कि तुमने अगर उसका पहला 2 पन्ना भी पढ़ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम और नहीं पढ़ना चाहो। आई बेट यू, मतलब उसके लिए तो तुम्हें पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमेज़ॉन में जाके पहला 2 पेज पढ़ सकते हो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आइडिया ये है कि दिस इज़ एन इंटरव्यू दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और अ लॉट ऑफ पीपल से इट इज़ इम्पॉसिबल। तुम्हें कुछ गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस रहेगा तब तुम इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक मैंने वीडियोस बनाना एक लाइन से स्टार्ट नहीं किया था कि BAR से इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, मैंने सारे डिसिप्लिन का बना दिया। फिजिक्स से लेकर मेटलर्जी से लेकर मैकेनिकल से लेकर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे डिसिप्लिन का बना दिया। क्योंकि मेरे इतने सारे कॉलीग्स थे, सबसे मैंने बात किया धीरे धीरे करके। वो सीरीज़ तुम देख सकते हो किस तरह से मैंने सारे ब्रांचेस को कवर किया। लेकिन जब तक मैंने ये सारे बात करना स्टार्ट नहीं किया था, कोई गाइडेंस ही नहीं था इस इंटरव्यू का। किसी को पता ही नहीं था कि ये इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। सबको यही लगता था कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉपर वाला दिमाग, इंटेलिजेंट दिमाग है किसी का बहुत ही ज़्यादा, वही कर सकता है। अब तुम बताओ, मेरा गेट में 1825 रैंक आ रहा है, मेरा कोई भी PSU से कॉल नहीं आ रहा, मेरा किसी भी IIT से कॉल नहीं आ रहा, और मेरा और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, बस यही एग्ज़ाम क्रैक हुआ, तो मैं कहाँ से सोचूं कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। तो एक तो मेंटल हैंडीकैप ऐसे ही लग जाता है इंसान का फेलियर के बाद। तो इस बुक में भी थोड़ा ऐसा ही स्टोरी स्टार्ट होता है कि इतना डिसएडवांटेज के बाद भी इस इंसान ने कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ा, और कैसे उसे लगा कि दिस इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल इंटरव्यू, विथ माई स्ट्रैटेजी इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू क्रैक दिस इंटरव्यू। ये सारे लाइन्स भी तुम्हें दिखेंगे बुक में कि इन द जर्नी इन बिटवीन दीज टू इम्पॉसिबल्स, इन बिटवीन इम्पॉसिबल टू क्रैक एंड इम्पॉसिबल नॉट टू क्रैक। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इस पॉइंट पे जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, राइट, और एटलीस्ट समथिंग दैट द वर्ल्ड डीम्स इम्पॉसिबल, जो पूरा दुनिया बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो फिर उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ एडवांटेजेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन भी नहीं होता, बट एक चीज़ होता है जिसे हम बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी। और ये सिंप्लिसिटी आता है एडवर्सिटी से। अब ये एडवर्सिटी क्या है? देखो, मेरा सिचुएशन मैंने तुम्हें बताया कि अगर करोगे तो जॉब मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अब दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंटरव्यू इन द टेक्निकल डोमेन इन दिस कंट्री, बट ऑल्सो दिस इज़ माई ओनली अपॉर्चुनिटी। तो सिंपल हो गया ना चीज़। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंटरव्यू है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम में वो टैलेंट है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें जॉब चाहिए तो ये इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। चीज़ सिंपल हो गया। तो ये एडवर्सिटी के वजह से तुम्हें कितना बड़ा बून मिला, कितना बड़ा तुम्हें एक बेनिफिट मिला कि नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, एंड व्हेन यू डोंट हैव एन ऑप्शन यू डोंट आस्क क्वेश्चंस। और जब तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा तब तुम वही करते हो जो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर एक बस चॉइस पे आ जाता है कि क्या तुम्हें जॉब चाहिए या तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुम्हें 1 साल और ऐसे ही अनएम्प्लॉयड घूमना है या फिर तुम्हें कंट्री का बेस्ट जॉब लेना है। तो फिर चीज़ सिंपल हो जाता है। और मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में यही हैंडीकैप बना के रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऑप्शन देने लगते हैं। ऑप्शन नहीं देना है कि अगर ये नहीं क्रैक हुआ तो क्या होगा। अगर तुम अपने आप को ऑप्शन नहीं दोगे फिर तुम वो रास्ता खोज सकते हो। जैसे आज लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे करियर डेवलप किया, मैंने कैसे इसरो छोड़ के भी अपने आप को सस्टेन किया, मैंने कैसे खुद से ही राइटिंग सीख के एक बुक पब्लिश कर रहा हूँ मैं अभी, मैंने कैसे US तक मैंने कैसे अपना रास्ता बनाया। लोगों को ये नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने किसी भी पॉइंट पे अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया।
जिसकी वजह से हमेशा मैंने रास्ता खोज लिया। वही मैं अभी भी मतलब नॉट ओनली लाइक माई फॉलोअर्स और जितने लोग भी मुझे सोशल मीडिया में देखते हैं, इवन मेरे दोस्त लोग मुझे यही बोलते हैं कि भाई तू तो अलग है ना, मतलब तू अपना कंपेयर मत कर, तू कर लेता है, तू अलग है। बट वही बात है ना कि मुझे पता है कि मैं कोई अलग नहीं हूँ भाई। मैंने अपने आप को तो मैंने पूरा लाइफ देखा है ना। एक पॉइंट पे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता था, ये मुझे पता है। तुम मुझे डायरेक्टली आज देख रहे हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अलग हूँ, है ना। एक पॉइंट पे तो मेरे भी नंबर नहीं आते थे, एक पॉइंट पे मेरे भी कुछ हॉबीज़ नहीं थे, एक पॉइंट पे मेरे पास भी कोई डायरेक्शन नहीं था लाइफ का, एक पॉइंट पे मेरे को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो उस पॉइंट से कैसे इंसान चेंज करता है मुझे पता है। तो ये मुझे ये भी पता है कि कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। और मेरे मैक्सिमम वीडियोस का पूरा एम ही यही होता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है यार, क्योंकि मैंने देखा है अपने आप को किस पॉइंट से उठते हुए। तो मुझे पता है कि मैं उस पॉइंट से उठ सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब आज तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेके कि मैं कौन सा एनआईटी पिक करूँ, मैं कौन सा एनआईटी का कौन सा ब्रांच पिक करूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरे को तो कोई एनआईटी भी नहीं मिल रहा था अपने टाइम पे, है ना। तो अगर मैं कर सकता हूँ वहाँ से उठ के इसरो पहुँच सकता हूँ, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो यार। लेकिन बस बात है कि तुम्हें अपने आप को ऑप्शन नहीं देना। अगर ऑप्शन नहीं दोगे तो कोई भी वो रास्ता खोज सकता है। और उसी तरह से मैंने वो, इसीलिए ये बुक लिखना मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ये स्टोरी बताना ही पड़ेगा लोगों को, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि बुक ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो कोई बहुत ही जीनियस, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के का स्टोरी है जो कि मतलब दो दो ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बना हुआ है। लेकिन इसीलिए वो बुक बैक फ्यूचर पास्ट ऐसे जाते रहता है कि मतलब तुम बुक पढ़ोगे तो कभी कभी वहाँ पे बैक टू माय कॉलेज डेज वो चला जाता है कि मतलब कॉलेज में मैं कैसा स्टूडेंट था, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ तो कैसे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। इस बुक में बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं जो कि मतलब आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन थ्रू पॉडकास्ट। और मैं बुक में वो सारी चीज़ लिखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इट शुड ऑलवेज come from the reader's perspective. Reader should be able to read in between lines, but since the reader is now over here, मैं explain कर सकता हूँ। जैसे वहाँ पे तुम खुद ही देखोगे कि ये पहला सेमेस्टर में बैठा हुआ है ना, तो इसे आईसी इंजन का फुल फॉर्म नहीं पता कि आईसी इंजन में आईसी क्या होता है। लेकिन तुम वही लड़के को देखोगे 4 साल बाद इसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है जिसमें ही स्टडिंग बोर्ड डिस्टॉर्शन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स। समझ में आ रहा है। तो करने को कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम अभी करंट स्टेट में ये मत देखो कि तुम्हें क्या नहीं आता, तुमने क्या नहीं किया। पीपल शुड आस्क लाइक सिंपल क्वेश्चंस कि तुम्हें क्या करना है और उसके लिए तुम्हें अभी तुरंत क्या करना है। ये मत सोचो कि तुम्हें मतलब 1 साल बाद क्या करना होगा, अभी तुरंत क्या करना है। तुम्हें इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो अभी तुरंत क्या करना है भाई, जाके पढ़ाई करो। और क्या कर सकते हो। मतलब अभी तुरंत मुझे वीडियो गेम भी खेलना है, अभी तुरंत मुझे मज़े भी करने हैं, लेकिन मुझे इसरो में साइंटिस्ट भी बनना है, तो वो नहीं करना ना भाई तुम्हें अभी। और ये सारे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें अभी तुरंत क्या करना है। अगर तुम्हें ये करना है, सबको पता है क्या करना है। अगर साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ाई करना है, अगर तुम्हें एथलीट बनना है तो सुबह उठ के दौड़ने जाना है और अपना डाइट का ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा सोचने का नहीं होता। वही बात फिर से आता है, मुझे लगता है ये बुक में नहीं है लेकिन वेरी ओल्ड फिलॉसफी जो मैं लाते रहता हूँ, नहीं बुक में भी है, चलो छोड़ो बोल देता हूँ क्योंकि अब तो बुक पब्लिश हो गया। ये बहुत सारी चीज़ में मतलब आई यूज टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग दीज थिंग्स क्योंकि बुक पब्लिश नहीं हुआ था, बट अब होने ही वाला है तो कोई टेंशन नहीं है। आइडिया इज़ दैट कि क्या बोल रहा था मैं, कभी कभी बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, आइडिया ये था कि इट इज़ ऑलवेज सिंपल। मतलब जो तुम्हें करना है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। मतलब तुम्हें पता है क्या करना है, इसमें कुछ भी तुम्हें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करके कुछ सॉल्यूशन निकाल, तुम्हें पता है क्या करना है। पढ़ाई करना है, काम करना है, वर्कआउट करना है, हेल्थ का ध्यान लेना है, ये सारी चीज़ करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों के साथ, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, स्क्रॉल करते करते टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये वो सब कुछ तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इट इज़ सिंपल बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तुम्हें पता है क्या करना है लेकिन तुम फिर से वही लूप में जाते हो। मतलब मुझे ये सारी चीज़ कैसे पता, क्योंकि 18 साल की एज तक आई वॉज हाईली एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स। मतलब 11-12 के टाइम पे जब मुझे सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड्स एग्ज़ाम देना है, मैं कम से कम 4 से 5 घंटा वीडियो गेम डेली खेलता था। उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, स्काईरिम एक वीडियो गेम है,
जो कि उस टाइम पे रिलीज़ हुआ था, वो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी एडिक्टिव आरपीजी, मतलब समझ लो कि यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, करियर प्रोग्रेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग और ये सारी चीज़ होते हैं ना जो वीडियो गेम्स में, कि पूरा फैब्रिकेट कर सकते हो, मतलब एक तरह से तुम्हारा एक्सटेंशन है, तुम्हारा एक दूसरा लाइफ है उस वर्ल्ड में। तो वो पूरा गेम मैंने खेलते खेलते टाइम पार किया अपना 11-12, और उसके बाद GTA 4 उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। और राइट फ्रॉम लाइक काफ़ी यंग एज में, बहुत कम एज में वो कैसेट वाले गेम्स आते थे, उसके बाद कंप्यूटर के विंडोज़ XP और 98 वाले वो सारे डेव प्रिंस ये सारे गेम्स आते थे, फिर IGI, ये सब तुम्हें पता होगा। मतलब मैं वीडियो गेम में हमेशा एडिक्टेड रहता ही था किसी न किसी तरह से। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने वीडियो गेम्स को हाथ नहीं लगाया भाई अगले 4 साल। और आज भी मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत मन करता है यार, सच में। लेकिन अभी मेरे पास, मैं बुक पब्लिश करूँ कि वीडियो गेम्स खेलूँ? जब बुक पब्लिश हो जाएगा, आराम से टाइम मिल जाए, तो भाई वीडियो गेम भी खेल लेंगे। लेकिन अभी तो काम करना है ना, तो ये एक समझ होना चाहिए कि कब क्या करना है। मज़े करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम्हें अगर डेटिंग करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सोना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खाना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई कब क्या करना है ये समझ लो बस, कि अभी मुझे पढ़ाई करना है तो अभी पढ़ाई कर लेता हूँ, जब ये काम हो जाएगा तो मैं मज़े भी कर लूँगा। यही सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ तुम ऐसे बहुत अपने अगल बगल जो टैलेंटेड लड़कों या लड़कियों को तुम देखते होगे जो टॉप मार रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत ही अच्छा, उन्हें तुम ये करते हुए देखोगे कि भाई ये मज़े भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, है ना? ये हमें समझ में नहीं आता, जो हम पूरे स्कूल लाइफ, मतलब बॉटम स्टूडेंट्स, एकदम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमें समझ में नहीं आता ये कैसे होता है। क्योंकि मज़े तो हम भी उतना ही कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी कर लेते, काम भी कर लेते, सब कुछ सही है, दोस्त भी अच्छा, रिस्पेक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ है, करियर भी आगे बहुत मस्त जाएगा इनका, हमें पता है ना? लेकिन हमें समझ में नहीं आता वो कैसे करते, ये हैबिट बन जाता है। कई लोगों के पेरेंट्स ये हैबिट बना देते हैं, बहुत उनका अपब्रिंगिंग अच्छा होता है या फिर एक ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं, वो सब चीज़ मैनेज कर पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 18 एज तक, जो हाई स्कूल तक का एज रहता है, बहुत पढ़ने में तेज है, सब कुछ सही है, कॉलेज घुसा नहीं कि भाई क्या बर्बादी हो गया उनका, क्योंकि अभी तक उनके पेरेंट्स ने उन्हें बांध के रखा था कि कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर जैसे ही फ्रीडम मिला तो खुला सांड की तरह जहाँ मन वहाँ जा रहे है ना? तो एक फ़ायदा मतलब उनके लिए ये भी है, जो मतलब 18 एज तक ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, कि वो अभी तक थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट से ही रह रहे थे। तो बाहर जाके ऐसे अचानक जब नया फ्रीडम मिलेगा तो अचानक पगला नहीं जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ मतलब मैंने कॉलेज में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट कल्चर्स को जब मैंने देखा, तो मैंने ये नोटिस किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेपाली कल्चर होता है ना, मेरा कॉलेज सिक्किम में है, तो जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया वो सिक्किम में है, तो नेपाली लोगों का संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा था। नेपाली मतलब ये नहीं कि नेपाल से सिक्किम वाले लोग को भी नेपाली बोलते हैं, और वो भी मतलब नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो उनका कल्चर काफ़ी डिफरेंट था यार, मतलब मेरा रूममेट भी जो था वो भी नेपाली बोलता था, और उसका पूरा फैमिली भी नेपाली था। और इन सब के साथ मैं ज़्यादा रहता था, तो मैंने भी नेपाली लैंग्वेज बोलना पूरा सीख लिया था। लेकिन जो मेन है, उनसे बात करने से मुझे पता चला कि जब मैं पूछता था कि मतलब तुमने पहली बार अल्कोहल, दारू कब टेस्ट किया, तो उसने बोला यार 6 क्लास में। मैंने बोला अबे ये क्या बोल रहा है? लेकिन इसकी वजह से तुम ये ऐसा ज़रूर देखोगे ना कि नेपाली लोग कभी भी पागलों की तरह दारू नहीं पी के टुन दिखते थे, कभी भी ऐसा नहीं कि लुढ़क रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, ये वो। ये जनरली मैं उन्हीं लोगों को देखता था जो बिहार झारखंड इस तरह से आए हैं, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि उन्हें पूरा रोक के रखा गया। उसके बाद कॉलेज पहुँचे तो कोई रोकने वाला नहीं है, समझ लो। तो इसी तरह से मतलब देखो, ऐसे ही मोमेंटम पॉडकास्ट चलता है कि हम कहीं भी बात करते हैं, लेकिन कोई भी बात को पूरी तरह करते हैं। मतलब तुम्हारे से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही बात होता है, ठीक है? पॉइंट्स में बात नहीं होता, ठीक है? तो इसी तरह मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, लेकिन कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है। और पॉइंट ये था हमारा कि मतलब आसान सोचने में, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब कई बार टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में भी मैं बात कर रहा होता हूँ लोगों से, वो कुछ पूछ रहे होते हैं, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ अरे यार ये तो तुम्हें पता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को वो मुझसे सुनना होता है
क्योंकि जब वो मुझसे सुनते हैं तब उन्हें लगता है हाँ जो मुझे पता है वो सही है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें पता ही होता है। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है अरे यार कुछ सीक्रेट तो नहीं है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं जो मुझे पता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, उनके पास कोई जड़ी बूटी भी नहीं है, कोई ऐसा मतलब वो पत्थर भी नहीं है उनके पास जिसके वजह से वो कुछ ज़्यादा कर पा रहे हैं। ह्यूमैनिटी का यही तो फ़ायदा है कि सब बराबर ही कैपेबिलिटी, बराबर कैपेबिलिटी मैं कैसे बोलूँ, ये कैपेबिलिटी बराबर नहीं होता, लेकिन कैपेबिलिटी डेवलप करने का पोटेंशियल सब में बराबर होता है, अनटिल अनलेस तुम मेंटली थोड़े चैलेंज्ड हो, ठीक है, वो दूसरा केस है। लेकिन अगर नहीं हो तो वो कैपेबिलिटी सब कोई डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना तुम्हें घूम फिर के मतलब जब बुक पढ़ते रहोगे तो ऐसे ऐसे ठन ठन लगेगा कि हाँ ये बोला था उसने, ये बोल रहा था वो। लेकिन जब तुम बुक पढ़ोगे तो इट विल कम विथ एक्सपीरियंस। जैसे अभी तो तुम्हें पता नहीं कि आशीष रंजन के साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या चक्कर थे, उसके दोस्त क्या थे, और कैसे कैसे चीज़ आगे प्रोसीड किया। लेकिन जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम ओ इसीलिए इसने ये सोचा। क्योंकि मेरे दिमाग में भी जो आइडियाज़ आते हैं या किसी भी फिलोसफर के दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं वो तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं ना। उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब हो सकता है, लेकिन आता है वो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस की वजह से ही। और वो एक्सपीरियंस जितना इंटेंस होगा, जैसे कई एक्सपीरियंसेस ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ मतलब मैंने इन्वेस्ट किया इतना सारा टाइम, इतने सारी चीज़ सैक्रिफाइस की, इतनी सारी चीज़ रिस्क की, और वो फेल होता है। तो वो फेलियर का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटेंस है, और वो इंटेंस पॉइंट पे तुम्हें कुछ कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होते हैं जो कि तुम्हारा पूरा लाइफ को चेंज कर देता है। मतलब कुछ ऐसा रियलाइजेशन जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम लोगों ने भी, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो कि मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और तुम वो फेलियर को ज़िंदगी में कोसते रहोगे कि मतलब ये फेलियर मुझे क्यों मिला, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इस फेलियर की वजह से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया जो कि मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आता, और ये आइडिया को मैं या तो इन फ्यूचर अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ कर सकता हूँ या फिर अपने लिए नेगेटिवली यूज़ कर सकता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग उस फेलियर के सदमे में उस आइडिया को लेके अपने आप को नेगेटिवली ले जाते हैं, और पूरे ज़िंदगी अपना बैड लक और दूसरे लोगों का फॉर्च्यून और ये सब को लेके अपने आप को विक्टिमाइज करते रहते हैं, समझ रहे हो, जबकि तुम उसी को लेके पॉजिटिवली आगे भी बढ़ सकते थे, है ना। चलो ठीक है, चलो तो उसका पहला पार्ट यही था कि एवरीथिंग यू वांट टू डू इट इज़ सिंपल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। करना मुश्किल है बट पॉसिबल भी है, और जो करना है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब सबको पता है। बट वी लुक फॉर एन ईजी वे, जैसे मैंने बोला ना, लोग सीक्रेट सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे कोई ट्रिक बता दो, मुझे कोई शॉर्टकट बता दो, है ना। तब वो सब चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो इम्पॉसिबल बन जाता है, फिर वो नहीं हो पाएगा, समझ लो। चलो ठीक है, एक नए आइडिया को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा चलो, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे मैं कोट को एक्सप्लेन करूँगा। देयर इज़ अ ब्यूटी इन द सिंप्लिसिटी ऑफ एडवर्सिटी। बट ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया कि सेमिनार होने वाला है ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग इन हैदराबाद एंड कोलकाता, and the tickets are right now out on ashishtork.com, that is ashishtorq.com। जाओगे वहाँ पे पहला पेज में ही तुम्हें सबसे पहले टिकट्स मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारा अभी सबसे क्लोज इवेंट है। और द इवेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 10th of August to 20th of August। इट्स ऑन सैटरडे संडे मोस्टली। देख लो टाइमिंग और लोकेशन, ये सारी चीज़ देख लो। और what are these seminars basically? तो कुछ पूछते हैं कि सेमिनार का टॉपिक क्या है। भाई सेमिनार का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आज मैं MS अब्रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। भाई आज मैं गेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी आता है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं IT का तैयारी कर रहा हूँ तो क्या ये गेट का तो नहीं है जहाँ पे मेरा लॉल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं जो भी बात करूँगा, जिस तरह से ये पॉडकास्ट है, मैं कुछ जनरलाइज्ड ही बात करूँगा जो सबके बेनिफिट में आ सकता है। जैसे वो बुक भी है तो इट्स नॉट ओनली फॉर इसरो एस्पिरेंट्स, बुक इज़ फॉर एवरीबॉडी। और उसी तरह से ये सेमिनार इज़ ऑल्सो फॉर एवरीबॉडी। और मेरा पहले भी जितने भी सेमिनार्स हुए हैं वो सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है।
और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इन सेमिनार्स में यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ मी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा भीड़ होगा और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ। यू विल बी देयर। आई डोंट थिंक एनी सेमिनार विल हैव मोर देन लाइक 30 पीपल और सो। हमने उस सेमिनार को छोटा ही रखा ताकि विल बी एबल टू इंटरेक्ट। एंड इवन जब मेरा सेमिनार में हंड्रेड्स ऑफ लोग मतलब करीब 120 लोग आते तो उस टाइम पे भी मैं सब लोगों से बात कर पाता था। बस यही था कि लंबे हो जाते थे सेमिनार, 4 घंटे 5 घंटे चल रहे हैं, लेकिन इट इज़ लाइक अ इंटरेक्शन, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एजेंडा लेके आया हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो ठीक है, तो रजिस्टर कर लेना। सेमिनार्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th August 2023। जब एक बार ये ख़त्म हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो आखिरी बार सेमिनार मैंने 2019 में किया था, अभी 2023 में कर रहा हूँ। अगला कब करूँ कोई पता नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो फिर आते हैं वापस टॉपिक पे। पहले पानी पी लेता हूँ थोड़ा। अच्छा, ये नया सेटअप कैसा लगा तुम्हें? थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हें थोड़ा बेटर लाइटिंग दिख रहा होगा, थोड़ा क्लीनर बैकग्राउंड है। तुम्हें पता ही है कि आई ऑलवेज गो फॉर लाइक अ सिंपलिस्टिक थिंग। बहुत ज़्यादा जैंग नहीं करना चाहता मैं चीज़ों को, और थोड़े बहुत लाइट लगा दिए। क्या है कि आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं अब अपने स्टूडियो पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं यहाँ सोच रहा था कि एक बुक का कवर लगा दूँ यार, क्योंकि पता नहीं तुमने अभी तक देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा तो अभी लगा देता हूँ। ये मेरा बुक का कवर है, काफ़ी अच्छा से बनाया गया है इसे, काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइन से बनाया गया है और काफ़ी इन्वेस्ट करके बनाया गया है, काफ़ी सोच के बनाया गया है। ये पूरा आइडिया मेरा ही था कि इस तरह से होना चाहिए, ये है आइडिया बुक का। लेकिन इन जनरल दिस बुक कवर वर्क्स एज अ गुड पोस्टर, तो मैं सोच रहा था कि उसे लगा सकता हूँ, क्योंकि वो बुक कवर में ही इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द होस्ट हिमसेल्फ, जो कि तुम्हें अगर ना पता हो तो वो मैं ही हूँ। ठीक है, और बाकी बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा देना चाहिए कि यहाँ पे थोड़े और 2-3 बत्तियाँ लगा देनी चाहिए दिवाली वाली? लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो अब कमेंट सेक्शन का बात कर ही दिया है तो तुम अपने क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज, समस्याओं को लिख सकते हो। होपफुली सही बोला। जितने भी समस्या है तुम्हारे वो सारे लिख सकते हो और उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तुम्हें अगर ना पता हो तो हमारा एक इंस्टाग्राम में पेज है @आशीष टॉर्क। आशीष_टॉर्क वो मेरा राइटर वाला प्रोफाइल है, आशीष टॉर्क मेरा मोमेंटम पॉडकास्ट वाला प्रोफाइल है। तो मोमेंटम पॉडकास्ट में जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक रिव्यूज़ दिखेगा जिसमें तुम्हारे प्यार दिखेंगे और एक कमेंट अप दिखेगा। तो उसमें हम उन सारे टॉपिक्स को रखते हैं कि हाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं, आज भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं, एक मैं आज भी पुल करूँगा, लेकिन वो मैंने कमेंट सेक्शन से ही उठा के डाला है वहाँ पे, तो पढ़ता हूँ मैं खुद से। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो देयर इज़ अ सिंप्लिसिटी इन द ओह शिट देयर इज़ अ अपना ही कोड भूल गया, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ भी नहीं सकता, मेरे पीछे है। तो देयर इज़ अ ब्यूटी इन द सिंप्लिसिटी ऑफ एडवर्सिटी। तो जब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो तुम अपने आप को वो चॉइस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अगर तुमने सोच लिया कि ये करना है तो फिर तुम कहीं और देख नहीं सकते। एक तरह से सोच लो कि प्लान भी नहीं है। तो जब तुम्हें पता होता है कि यही करना है और इसी से कुछ हो सकता है, नहीं तो मैं गया, तो उससे तुम्हारा एक मैक्सिमम पोटेंशियल शो होता है। तो अगर तुम बुक में देखोगे तो एक चैप्टर ये भी है जिसका नाम है द मैन इज़ एट हिज बेस्ट। ये कोई नया कोड नहीं है मेरा, लाइक कुछ लोगों को ये पूरा कोड भी पता होगा, मैन इज़ एट हिज बेस्ट व्हेन। लिख के दिखाओ, देखता हूँ किसी को पता है कि नहीं, नहीं तो फिर तो बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर पाते हो जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कई लोग एडवर्सिटी को बहुत ही एक फॉल एंगल से देखते हैं, और मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि जब मैं एडवर्सिटी फेस कर रहा था मुझे तो वाह वाह क्या रेनबो दिख रहा था मुझे। तुम अगर वो बुक देखोगे तो एज यू प्रोसीड तुम्हें काफ़ी डार्कनेस दिखेगा उस बुक में। मतलब वो कुछ ऐसा बहुत ही बारबी टाइप का बुक नहीं है। तुम्हें एज यू प्रोसीड इट बिकम्स डार्कर 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 एंड देन इट बिकम्स ब्राइट अगेन। ठीक है, तो वो एज अ राइटर मैंने वो फील देने का भी कोशिश किया है, बट मुझे पता है कि उस पॉइंट पे जब तुम रहोगे तो सब कुछ तुम्हें डार्क दिखता है। बट इवन इन दैट डार्कनेस अगर तुम बस एक सिंपल सा आइडिया अपने दिमाग में याद रखो,
अ लॉट ऑफ यू, बहुत लोग यहाँ पे उस डार्कनेस से अभी डील कर रहे हैं, और दे आर द रियल ऑडियंस ऑफ माई पॉडकास्ट. मैं उन्हीं के लिए मेनली ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ. कुछ लोग अभी बहुत ही खुश होंगे जो मेरे वर्ड्स को बाद में याद करेंगे, लेकिन डार्कनेस तो आएगा ही आएगा तुम्हारी लाइफ में. भले तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दुनिया भर का पैसा दे दिया हो, आना है ही. और अगर नहीं दिया पैसा तो आ ही रहा है बस. आ ही गया हो सकता है. ठीक है, चलो छोड़ो. तो वो डार्कनेस जो होता है उस पॉइंट में भी अगर बस तुम इसे इस तरह से याद रखो कि इवन दिस एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी, और इट इज़ देयर टू गिव मी एन एक्सपीरियंस दैट इज़ इनवैल्यूएबल. समझ में आया? कई लोग जो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ होते हैं, उन्हें भी इतने प्रॉब्लम्स मेंटली क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमंस आर डिज़ाइंड टू डील विद एडवर्सिटी ऑन अ डेली बेसिस. ह्यूमंस इस तरह से नहीं था कि बटन दबाया, खाना आ गया और डिलीवर हो गया और मैं खा रहा हूँ. यार, ह्यूमंस आर यूज्ड टू वेकिंग अप एंड हंटिंग फॉर फूड. ह्यूमंस का आज जाके एवरेज लाइफ 50-60 ऐसे हो रहा है. तुम इवन जब वो कौन सा फ्लू था यार 14th सेंचुरी में जो फ्लू बना था, एक स्पेनिश फ्लू, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे था. अरे यार, जब याद होना होता तभी, जिससे कोविड का ये हुआ था, कोविड जैसा ही था. अरे नहीं, कोविड, ब्लैक डेथ शायद, हाँ. अरे जो भी हो, बैक्टीरिया की वजह से था वो. ठीक है, तो वो करीब 1400 ऐसे कभी हुआ था. और मेनली इटली वॉज वेरी हाईली अफेक्टेड. ठीक, पॉइंट मेरा ये है कि उस टाइम पे लोगों ने बस ये था, अरे यार हमारा एवरेज एज तो ऐसे ही 35 साल ही है, चलो छोड़ो. उस टाइम पे भी ऐसे ही आया था पूरा कि प्रोटेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे चीज़, घर पे रहो और ये सारी चीज़, तो सब एंड में तंग आ गए. कुछ वैक्सीन तो आने वाला है नहीं उस टाइम पे, तुम्हारा चिकित्सक इतना आगे नहीं बढ़ा था. तो उन्होंने बोला कि अब 35 साल तो जीना ही है, तो जैसा है जी लेते हैं. ठीक है, लेकिन एक टाइम तो देखो, ह्यूमंस 35 साल से ज़्यादा जी ही नहीं पाते थे. कुछ ना कुछ बीमारी हो गया, मर गए. पैसे नहीं है वो और पहले मर गए. ठीक है, अभी ह्यूमंस का लाइफ काफ़ी इजी हो जा रहा है. तुमने ऐसे सोच ही लिया होगा कि भाई 70-80 साल तो हम जिएंगे. ठीक है, ऐसा सोच के बैठे होगे तुम. लेकिन उस टाइम पे लोग ऐसे सोच नहीं सकते थे. कई लोग तो बचपन में ही मर जाते थे, कोई बीमारी हो गया, कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, है ना. तो ह्यूमंस का लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रहा है हमेशा. ठीक है, अभी हमें बहुत सारा कंफर्ट मिल गया है, तो हम कुछ कुछ और फालतू की चीज़ सोच पा रहे हैं, ये सोचने के अलावा कि हम सर्वाइव कैसे करें. मतलब वो सर्वाइवल का स्ट्रगल बहुत कम लोग देखते हैं. ठीक है, लेकिन वो डिज़ायर तो है. अल्टीमेटली तुम्हारा डिज़ाइन ही उसके लिए बना हुआ है ना. तो इसीलिए वो एडवर्सिटी बहुत हद तक तुम्हारे लिए नेसेसरी है. तो जब तुम उस पॉइंट पे हो, बस ये रिमाइंड करने की ज़रूरत है. बाकी सब तो तुम्हें होगा यार, टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगा, बुरा लगेगा कि ये पार हो जाए. लेकिन उस टाइम पे आई वांट यू टू रिमाइंड कि ये कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाने के लिए आया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हारे लिए. और तुम आगे जाके 5 साल बाद याद करोगे कि यार अच्छा हुआ उसे वहाँ पे डील कर लिया, अच्छा हुआ वो सीख लिया, नहीं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता. और ये 100% लोग बोलते हैं जो भी किसी स्ट्रगल से बाहर निकले हैं, 100% कि अच्छा हुआ उसे वहाँ पे डील कर लिया, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा हो जाता. मतलब इवन जब मैं इसरो के अपने 3rd अटेम्प्ट में बैठा हुआ था, तो मैं यही सोच रहा था, यार इतने प्रॉब्लम्स अगर मुझे नहीं होते इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो मैं अपना एफ़र्ट इस लेवल पे दे ही नहीं पाता. मतलब इतना सीरियसनेस आ ही नहीं पाता अगर मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ तक पहुंचने के लिए. तो ठीक है, तो तुम लोग भी इस चीज़ को, मतलब जितने चीज़ मैं बोल रहा हूँ रिलेट कर रहे होगे तभी तो सुन रहे हो. लेकिन रिलेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ. हर किसी के लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हर कोई उसे इस तरह से, इस एंगल से डील नहीं कर पाता. इसलिए जो बुक का कैरेक्टर है अश्विन तक्ष, दैट इज़ द कैरेक्टर यू शुड रिमेंबर, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर यू नीड टू नो अबाउट व्हेन यू आर डीलिंग विद लाइफ. ठीक है, चलो. कुछ लोग सोचते हैं वो तुम नहीं हो कोई कैरेक्टर. भाई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा है. ठीक है, ये स्टोरी है. स्टोरी इसे स्टोरी की तरह देखो. स्टोरी के साथ तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी ये होता है कि तुम उससे फ्रेंचाइज बना सकते हो और अपने शर्ट्स बेच सकते हो. ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जॉन विक 4 पार्ट कैसे बना, क्योंकि वो एक स्टोरी है. ठीक है,
तो इससे मैं तुम्हें ये भी हिंट दे सकता हूँ कि उसके और भी पार्ट्स रहेंगे, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टोरी काफ़ी रियलिस्टिक रहे। किसी पॉइंट में मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिख दिया जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अपने मन से लिख दिया कि हाँ ऐसा होता तो बहुत मज़ा आता, तो चलो लिख देते हैं ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी रियलिस्टिक बट ऑल्सो इट हैज़ टू बी फिक्शनल, क्योंकि किसी भी स्टोरी में बहुत सारे विलन्स भी होते हैं और तुमने उसके एक्चुअल नाम्स लगा दिए फिर तो हो गया, ठीक है। तो सब चीज़ को फिक्शनलाइज रखते हैं, ठीक है, चिल रखते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र करने में हमारा फोकस रहेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं उनके जिन्होंने बहुत ही तसल्ली से कमेंट सेक्शन में बहुत ही उम्मीद के साथ लिखा उन क्वेश्चंस को, ठीक है, उनके लिए रिस्पेक्ट। चलो देखते हैं। यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पब्लिक स्पीकिंग पे हिंदी चैनल पे एक वीडियो बनाई है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग पे मैंने बहुत सारा चीज़ बात कर रखा है। पब्लिक स्पीकिंग मैंने कर भी रखा है बहुत बार, TEDx एक एग्जांपल, और अभी जो सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स होने वाला है दे आर ऑल पब्लिक स्पीकिंग। बट हाँ, इसमें टाइम लगेगा, तो हम हो सकता है नेक्स्ट पॉडकास्ट को इसी से स्टार्ट करेंगे। बट ये है बहुत अच्छा टॉपिक बाय सत्यम गुप्ता। और देखते हैं क्या है जो हमने डिस्कस नहीं किया। एक ने तो बहुत लंबा कथा लिखा था जिसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट से नहीं वीडियो लेके उसे यहाँ पे करना पड़ा था। देखता हूँ डूज एंड डोंट्स इन कॉलेज, इस पे तो एक हाँ वीडियो बन सकता है, लेकिन नॉट राइट नाउ। ठीक है, चलो इस लंबे कथा को उठाया जाए, क्योंकि मोस्ट लाइकली इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, बस इसने बहुत लंबे में लिखा है। तो इट इज़ बाय गुंजन चौधरी 7657। भैया कैन वी डू यूट्यूब पार्ट टाइम, लाइक आई एम टेकिंग एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर NEET फॉर 3 years बट आई couldn't clear it, so because I want to work in the hospital only, so I decided this career and maybe I will prepare फॉर एंड मे बी वो नहीं होने वाला, तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो। चलो मैं इसे डिस्कस करूँगा अच्छे से। देखो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भी कभी ना कभी आया ही होगा, तो हंसना बंद करो। कल मैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में बात कर रहा था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसके 4 दोस्त आके बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, हमारे साथ यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाओ और हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। बिज़नेस क्या स्टार्ट करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का गेट के लिए, और क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने भी उसे ये बोला कि भाई मेरे से बात कर रहे हो तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, नहीं करना है अभी तुम्हारा, बहुत सारा काम है, पहले एकम्प्लिश तो कर लो कुछ, फिर पढ़ा लेना। लेकिन विस्तार में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, सो आई डिसाइडेड दिस करियर maybe I will prepare for entrance examination for foreign countries for my post graduation, or maybe government jobs here after BSc to just be attached to this field. But I also love singing and want to learn an open YouTube channel to show my talent. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बैलेंस है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा प्रॉपरली, ठीक है। And second year I am going to go amount time, third year, fourth year focus on entrance examination. Bhai, I love your thinking and how I resonate with you. Keeping hold since 3 years because of NEET, it is national level examination. ठीक है, थैंक यू। अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली कोई इंसान अगर कॉलेज में घुस रहा है, या फिर लेट से तुम जॉब के लिए भी घुस रहे हो, और तुम्हें कुछ और भी करना है, जैसे कि तुम्हें कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर तुम्हें बिज़नेस स्टार्टअप करना है, या फिर कुछ भी करना है, यार कुछ तो करना होता है सबको अपने लाइफ में, है ना। वो तो ज़रूरी भी है, बहुत अच्छी बात भी है। ऐसा मत करना कि कॉलेज जा रहे हैं तो बस कॉलेज ही जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो बस जॉब ही कर रहे हैं, और आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी करना है और तुम्हें यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो पहली बात हमेशा याद रखना कि ये यूट्यूब चैनल अगर तुम स्टार्ट करोगे तो दिस विल नॉट बी फॉर मनी, एंड दस इट विल नॉट बी फॉर व्यूज़। अगर तुमने स्टार्ट ही किया और तुमने सोचा कि व्यूज़ कैसे लाए, फिर तो हो गया,
क्योंकि एक यूट्यूब चैनल का लोग ये नहीं समझते कि लर्निंग कर्व काफ़ी लंबा होता है, इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ होते हैं। यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन है, इससे एक XLR केबल जाता है, यहाँ पे नीचे एक ऑडियो इंटरफेस है, और यहाँ पे एक कैमरा है जो कि मैनुअल मोड में है और S-Log में शूट कर रहा है, जिसे कलर ग्रेडिंग करना होगा। इसमें एक लेंस लगा हुआ है जो कि जूम नहीं कर सकता, और इस तरह का लेंस मैंने क्यों चूज़ किया ये भी एक क्वेश्चन है। ये बूमा मैंने यही वाला क्यों लिया और कोई और मेटल वाला क्यों नहीं लिया, ये भी एक क्वेश्चन है। ये हेडसेट लगेगा कि क्या मैं गाने सुन रहा हूँ जब मैं बात कर, कई लोग तो कमेंट सेक्शन में हेडसेट क्यों लगाया बे, गाने सुन रहा है क्या? नहीं, मैंने ये गाने के लिए नहीं लगाया, लेकिन तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करना अगर तुम्हें लगता है ये मैंने गाने सुनने के लिए लगाया, ठीक है? तो इतने सारे चीज़ होते हैं यूट्यूब चैनल में बना के उसमें वीडियोस बनाने का, कि उसे सीखते सीखते आदमी को सालों लग जाते हैं। अब तुम फिल्म स्कूल तो जाओगे नहीं, क्योंकि उसमें अगर जाओगे तो भी तुम्हें सालों लग जाएंगे, ठीक है? फिल्म स्कूल भी 4 दिन में तो होता नहीं है, ठीक है? तो ये पूरा स्किल जो है वीडियो प्रोडक्शन का, इसमें आदमी को काफ़ी टाइम लगता है, और जब तक इंसान इन सब चीज़ों को सीखता है सब तरह से, तब तक उन्हें व्यूज़ नहीं मिलते और तब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते, ठीक है? तो इसीलिए तुम स्टार्ट तो ज़रूर करो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं पैसे कमाने के लिए करूँगा। और अगर गलती से तुम्हारे वीडियोस बहुत हिट हो गए और तुम पैसे कमाने लगे, तो ये मत करना कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ और मैं जॉब नहीं करूँगा। क्योंकि कई लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि भाई कर दिया, रोस्टिंग वोस्टिंग वीडियोस बना दिया, या फिर रिव्यूज़ वाले वीडियोस बना दिए, या फिर कोई वीडियोस मूवीज़ के पार्ट्स को कट कर करके बना दिया, व्यूज़ आ गए, स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे, ठीक है, और कॉलेज छोड़ दिया। तो भाई ये चीज़ समझ लो कि यूट्यूब के बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब कभी तुम्हारे बहुत सारे, एक पॉइंट पे तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स घटने लगे थे, मतलब बढ़ना छोड़ो, मतलब एक पॉइंट पे ये भी हुआ था कि मेरे हर महीना 20,000 30,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और कई एक बार मैंने ये भी देखा कि हर महीने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे चीज़ डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंटेंट अभी पॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम्हारे बाकी अभी तो मैंने टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात किया कि भाई कैमरा है, लाइट है, माइक है, बहुत सारी चीज़ है। फिर आता है कि भाई यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, सब में कंटेंट कैसे मैनेज करते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कितने सारे प्लेटफॉर्म, तो थंबनेल बनाने के लिए तुम कैनवा में बना सकते हो, तुम फोटोशॉप में बना सकते हो, वीडियो कहाँ एडिट करोगे, तुम फाइनल कट प्रो में कर सकते हो, तुम वंडर शेयर में कर सकते हो, तुम प्रीमियर प्रो में कर सकते हो, उसके बाद विंडशील्ड रिजॉल्व में कर सकते हो। इतने सारे चीज़ हैं भाई, सीखने में टाइम लगेगा ना। तो बस वही, पैसे तो सबको चाहिए, है ना? मैं किसी को भी बोलूँ भाई ये ले 10,000 रुपये, तो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं चाहिए मुझे। सबको को पैसे तो चाहिए होते हैं। मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम्हें मैं ऐसा काम बताता हूँ जिसमें तुम्हें काम ही नहीं करना, बट तुम्हें डेली पैसे मिलेंगे, तुम बोलोगे हाँ बता दो, है ना? तो पैसे तो सबको चाहिए, है ना? लेकिन तुम वो पैसे कैसे कमाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब कभी भी पैसों के लिए मत घुसो, स्पेशली जब तुम्हारा करियर कुछ और बना ही नहीं है। तुम जो करियर बना रहे हो ना अभी, जो भी कॉलेज जा रहे हो, वो भी अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए या एक करियर बनाने के लिए जा रहे हो, वो भी एक करियर है, ठीक है? तो उसे तुम सैक्रिफाइस करके इसे करियर और क्विक एंड ईजी मनी सोच के मत घुस जाना इसमें, बस यही मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा, जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो ये याद रखें, एग्ज़ाम अगर 6 महीना के अंदर है तुम्हारा तो यूट्यूब नहीं करना तुम्हें, क्योंकि ये मैं इंडिया के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तुम एक्स्ट्रा करिकुलर ये सारी चीज़ मत बोल देना, ठीक है? माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम कोई इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो जो 6 महीना के अंदर है, यूट्यूब वीडियोस नहीं बन पाएगा तुमसे, सीधा साधा बात है। क्योंकि कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि भाई ये तो मेरे हॉबीज़ में आता है, तो मैं तो यूट्यूब वीडियोस हॉबी के लिए बनाता हूँ, तो मैं तो बस 1 घंटा वीडियो बनाता हूँ बस। भाई तुम साधु तो हो नहीं जिसने हिमालय में जाके वो मोक्ष पा रखा है कि तुम 1 घंटा वीडियो बनाते हो तो बस 1 घंटा ही अपने वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल के बारे में सोचते हो, ठीक है? जब तुम पढ़ रहे हो तो भी तुम सोचते हो भाई कितने व्यूज़ आए होंगे यही सारे चीज़ चलते रहते हैं। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैंने ये 5 साल से
मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये, तो मुझे पता है ये सारी चीज़, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कर सकते हो, हॉबी के लिए कर सकते हो, लेकिन वो हॉबीज़ के लिए तभी तक कर सकते हो जब तुम्हें व्यूज़ और पैसों से मतलब नहीं है। और जब तुम्हें व्यूज़ और पैसों से मतलब होगा तब वो ऑब्सेशन बन जाएगा और फिर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा बाकी चीज़ों में। और वीडियोस और यूट्यूब के लिए कभी भी अपना प्राइमरी करियर मत छोड़ना अगर तुम 25 साल के भी नहीं हो तो, ठीक है। ये जो लोग समझते हैं भाई तूने भी तो इसरो छोड़ा था, भाई मैं 25 साल का था जब मैंने इसरो छोड़ा। जब मैंने इसरो छोड़ा मैंने 2.5 साल ऑलरेडी एज अ साइंटिस्ट 2 बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा था। मैं आज अगर अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करता हूँ मुझे 4 जॉब मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ नहीं रहे हो तुम, मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन तुम अभी 19 साल के हो, तुम्हारा करियर ढंग से हुआ भी नहीं है, और फिर तुम बोल रहे हो कि मुझे ये प्राइमरी करियर नहीं करके मुझे पैशन फॉलो करना है। तो करो ना पैशन फॉलो, पैशन के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, वीकेंड्स में करो, एक्स्ट्रा ऑफिस के बाद करो, आफ्टर आवर्स में मेहनत करो, है ना, सुबह सुबह उठो 6 बजे और मेहनत करो। ये सारे चीज मतलब वही चीज़ों को लोग शॉर्टकट बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपल है पर डिफ़िकल्ट है। समझ में आया ये क्या सर्कल था, समझ में आया। इस तरह से कर सकते हो अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल चलाना है तो। पेशेंस चाहिए इनफिनाइट, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए तुम्हें। सोचना ही नहीं है कि पैसे कब आएंगे क्या कैसे होगा। कहीं गलती से भी जाके किसी का ऐसा मतलब 1000 ऐसे मतलब होता है ना बहुत सारे 30 दिन में मोनेटाइज कर ले और क्या क्या वाले कोर्सेज ये सारे मत ले लेना, ठीक है। अगर तुम्हें सच में सीखना है सारे टेक्निकलिटीज़ तो मैंने भी एक सस्ता सुविस्ता कोर्स बना रखा है, सस्टेनेबल यूट्यूब करियर, जिसमें मैंने बार बार यही बोला है कि करियर किस तरह से बनाते हैं। और ये काफ़ी एम्फेसाइज किया बार बार कि ऐसे क्विक नहीं होता, एक करियर बनाना है तो बहुत सस्टेनेबली उसे इंक्रीज़ करना होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो शायद उससे तुम्हें थोड़ा हेल्प मिले। लेकिन अगर नहीं चाहिए वो, तो ये मैं बता दूं कि आराम से चीज़ों को सीखते रहो, साइड बाय साइड बढ़ते रहो। अगर साइड बाय साइड बढ़ोगे तो इट इज़ अ ग्रेट हॉबी। मतलब आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन इज़ अ ग्रेट हॉबी, समझ में आया। अगर दैट skill is developed in 5 years, that skill is very valuable in today's day and age, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आजकल मार्केटिंग इसी के थ्रू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अपॉर्चुनिटी ओवर है, बट दैट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट वर्थ क्रैशिंग योर ट्रेडिशनल करियर। क्योंकि अगर तुमने वो किया तो फिर कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अप्स एंड डाउन्स जाते हैं। तो अगर मान लो कि 28 साल के एज में तुम्हारा पूरा डाउन में है कि तुम पैसे उससे बना ही नहीं पा रहे और तुम्हारे पास ट्रेडिशनल करियर भी नहीं है, फिर तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। चलो ये सारे चीज़ मैंने थोड़ा भाईचारे में बता दिया कि मुझे अपना ही समझो, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। बुरा मत मानना, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, इससे भी ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन डालोगे तो भी मैं उसे पढ़ के यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। चलो आज का मोमेंटम पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, और सेमिनार्स का टिकट अवेलेबल है, जल्दी जल्दी ख़रीद लो। और तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, जहाँ पे भी आना चाहो आ सकते हो। हैदराबाद और कोलकाता वो भी हम अभी देख रहे हैं, शायद उसका लिंक भी अवेलेबल होगा अभी, अगर तुम वेबसाइट में जाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस में प्लानिंग करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बुक तो तुम पढ़ोगे ही, वो तो मुझे पता ही है, 15 अगस्त को आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।